गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सबका। इन्वायरमेंट इकोलॉजी की आज 17वीं क्लास है और 17वीं क्लास में हम लोग टॉपिक बी जो कि हमारा स्थलीय पारितंत्र कंप्लीट होने के बाद जलीय पारितंत्र हमने शुरू किया था, तो उसमें शुरू करेंगे। जैसे कि आपको पता है कि सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि किसी एग्जाम में आया हुआ यूपीएससी आईएएस के एग्जाम में आया हुआ कोई एक क्वेश्चन लेते हैं। अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो आज का क्वेश्चन है कच्छ वनस्पति और राज्य। एक साइड में वनस्पति के नाम है और एक साइड में उसके राज्य के नाम लिखे हैं, जैसे अचरा, रत्नागिरी, कुंडापुर, पिचावरम, वेमनाथ। ऑप्शन है कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। ये आईएएस एग्जाम 2002 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो अपने आप में क्वेश्चन क्या है, इंपॉर्टेंट है, आप इसे देख सकते हो। ये क्वेश्चन मैंने आपको लास्ट क्लास में करवा दिया है। अभी आपको क्या करना है, आपको यहाँ से क्वेश्चन सारे सेट करने हैं कि कौन सा सही किसका जा रहा है। जैसे रत्नागिरी आप महाराष्ट्र लगा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, और बिम्बनाथ लगा लेंगे केरल का, कुंडापुरम लगा लेंगे ये कर्नाटक, और पिचावरम केरल में कहा, ये कुंडापुर कहाँ चला जाएगा, तमिलनाडु, सॉरी पिचावरम तमिलनाडु में और कुंडापुर कर्नाटक चला जाएगा। तो ऐसे आप सेट कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ा इसमें रॉकेट साइंस नहीं लगेगा, है ना, सब आसान है जो कि मैंने आपको पढ़ा रखा है। इसीलिए मैं पढ़ाने के क्रम में आपको डेली सबसे पहले एक क्वेश्चन देता हूं कि हम जिस दिशा में पढ़ रहे हैं क्या वो सही दिशा है, क्या वहां से क्वेश्चन बनेंगे, वहां से क्वेश्चन बन रहे हैं या वहां से क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं। अगर हम अपने दोस्तों लास्ट क्लास की बात करें जो कि हम लोग कर रहे थे, लास्ट क्लास की बात करें तो हम लोग लास्ट क्लास में अपने शुरू कर रहे थे जल या जलीय पारिस्थितिकी। जलीय पारिस्थितिकी की बात करें तो ये दो प्रकार की होती है। एक होता है मीठा जल, एक होता है लवणीय या खारा जल। खारे जल में हमें क्या क्या पढ़ना होता है, महासागर, महासागर के अलावा हमें यहाँ पे पढ़ने होते हैं मैंग्रोव वन, हमें यहाँ पे पढ़ने होते हैं कच्छ वनस्पति या मैंग्रोव के ही रूप होते हैं कच्छ वनस्पति। तो इनको हमें यहाँ पे पढ़ना होता है। मीठे जल की बात करें, मीठे जल में कौन कौन आता है, तो मीठे जल में आपकी आती है झील, नदियां, तालाब, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आर्द्र भूमि, वेटलैंड जिन्हें कहा जाता है। ये कुछ पॉइंट होते हैं जो कि यहां से क्वेश्चन बनता है। तालाब, झील, नदी, धाराएं जो छोटी छोटी होती है तो ये मीठे जल में होती है। हमने मैंग्रोव कंप्लीट कर लिया था, यहीं पे हमने शायद प्रवाल भी पढ़ा था, है ना, प्रवाल भी कंप्लीट कर लिया है। तो अभी क्या करना है, झील, नदी, तालाब ये कंप्लीट करने हैं। आज हम लोग उठाते हैं दोस्तों आर्द्र भूमि, आर्द्र भूमि कर लेते हैं और फिर इसके बाद झील, नदी, तालाब ये कर लेंगे। देखो झील भारत में कहाँ कहाँ है, नदियां कहाँ कहाँ है, तालाब कहाँ कहाँ है, ये सारा ज्योग्राफी का पार्ट है। लेकिन इनसे लाभ हानि की जब बात हो जाए, इनसे जब परिस्थितिकी जुड़ जाए, तब हम उसे क्या नाम देते हैं, तब हम उसे कहते हैं ये इन्वायरमेंट इकोलॉजी का सेक्शन हो गया, ये अब ज्योग्राफी का नहीं रहा। तो बस इतना फर्क होता है। तो हम लोग आज से शुरू क्या करेंगे, हम लोग शुरू करेंगे आज से वेटलैंड या आर्द्र भूमि। आज की क्लास में हम लोग डिटेल में बात करेंगे आर्द्र भूमि की, वेटलैंड की। सब कुछ लिखते जाइएगा, बिना लिखे कोई भी क्लास देखने की जरूरत नहीं है। जब तक आप लिखेंगे नहीं तो समझ में नहीं आएगा। हमें करना है आर्द्र भूमि। कहते हैं वेटलैंड, सबसे पहले तो क्या है, दूसरी बात भारत में कहां पाई जाती है, भारत में इसका वितरण क्या है, इसके समक्ष चुनौतियां क्या क्या हैं, प्लस चुनौतियां हैं तो इनका संरक्षण कैसे किया जा रहा है, संरक्षण या रामसर संधि एक पॉइंट, और दूसरा पॉइंट मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड। इतना सारा कुछ हमें आज की डेट में कंप्लीट करना है आर्द्र भूमियों से रिलेटेड। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और यूपीएससी के पसंदीदा टॉपिक्स में से एक है। पहले लिखेंगे आर्द्र भूमियां क्या होती हैं। दोस्तों जो आर्द्र भूमि होती है ये एक संक्रमण क्षेत्र होता है।
संक्रमण कैसा क्षेत्र? दलदला, दलदली भूमि। दलदली भूमि या संक्रमण का मतलब क्या हुआ? पानी प्लस स्थल, इनके दोनों के मध्य का, पानी या जल कह सकते हैं, जल और स्थल के मध्य का जो क्षेत्र होता है जिसे हम आर्द्र भूमि के नाम से जानते हैं। पानी की गहराई ज्यादा से ज्यादा 6 मीटर होनी चाहिए। कितना गहरा पानी होना चाहिए? 6 मीटर। मान लीजिएगा कि ये है हमारा भारत, और भारत में आपको पता है यहां पर इस पूरे क्षेत्र में हिंद महासागर है। यहां पे आपका मैंग्रोव वन है, सुंदर वन पाया जाता है। तो महासागर का पानी जब यहां पर वनस्पति के आसपास आता है तो वो थोड़ी देर के लिए पानी आता है और फिर ज्वार के रूप में आएगा, भाटे के रूप में वापस पानी चला जाएगा। तो यहाँ कुछ क्षण के लिए पानी आता है जिससे जमीन क्या हो जाती है? दलदली हो जाती है, भीगी रहती है, और थोड़ा बहुत पानी भी भरा रहता है। तो ये जो दलदली संक्रमण की क्षेत्र है, स्थल और सागर के बीच का जो संक्रमण का क्षेत्र है, मिक्सर का जो क्षेत्र है, जहां पानी भी है, जहां सूखा भी है, जहां दलदल भी है, उसे आर्द्र भूमि के नाम से जाना जाता है। आर्द्र भूमियों की बात करें तो भारत में आर्द्र भूमि वर्तमान में आज मई 2020 तक इनकी संख्या 37 है। भारत की बात करें तो भारत में कितने स्थल हैं? भारत में 37 स्थल पाए जाते हैं। तो अब इसके ये एक तो बना लिए समझने के लिए कि दलदली भूमि होती है, पानी वहां पे ज्यादा से ज्यादा 6 मीटर का होना चाहिए। अब अगर बात करें इसकी डेफिनेशन की तो मिच और गैसलिंग नाम के 2 व्यक्ति थे, मिच और गैसलिंग। इन लोगों ने वेट लैंड की डेफिनेशन दी। इन्होंने आर्द्र भूमि की परिभाषा दी, और जो इन्होंने परिभाषा दी वो एक बार आप लिख लीजिएगा। इन्होंने मिच और गैसलिंग ने जो डेफिनेशन दी वो आप लिख लीजिएगा। क्या पर डेफिनेशन दी? डेफिनेशन इन्होंने 2005 में दिया कि आर्द्र भूमि स्थलीय और जलीय पारितंत्र के मध्य का संक्रमणीय क्षेत्र होता है। स्थलीय और जलीय पारितंत्र के बीच का संक्रमणीय क्षेत्र होता है, जहां जल स्तर सामान्यतः सतह पर या उसके आसपास या घास भूमि में छिछले रूप में बना रहता है, जैसे धान का खेत होता है तो धान के खेत को भी वेटलैंड कहा जाता है, क्योंकि वो हमेशा पानी में रहता है। उसमें चाहे इतना पानी हो, चाहे 6 मीटर तक की गहराई का पानी हो, लगातार हमेशा पानी भरा रहे काफी बड़े क्षेत्र में, तो हम उसे वेटलैंड कहते हैं। तो हम उसे क्या कहते हैं? आर्द्र भूमि क्षेत्र कहते हैं। 2020 के पहले तक इनकी संख्या 27 थी। 2020 में एक सम्मेलन हुआ, सम्मेलन में 10 नए क्षेत्र भारत में शामिल कर लिए गए, तो इनकी संख्या क्या हो गई? बढ़ गई। आखिर हम आर्द्र भूमि पढ़ क्यों रहे हैं? नोट करके फैक्ट लिखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्द्र भूमि हम पढ़ क्यों रहे हैं लिख लेंगे। इसका रीजन क्या है? आखिर आर्द्र भूमि पढ़ने का रीजन क्या है? पहला रीजन, आर्द्र भूमि को स्थलाकृति के गुर्दे के रूप में जाना जाता है। स्थल में ये गुर्दे के रूप में काम करते हैं। जैसे हमारे शरीर में गुर्दा फिल्टर का काम करता है, उसी तरह से आर्द्र भूमि फिल्टर के रूप में काम करते हैं। लिख लेंगे, यह स्थलाकृति के गुर्दे के रूप में जाने जाते हैं क्योंकि ये प्रदूषित जल को साफ करते हैं। जैसे गुर्दा हमारे शरीर में खून साफ करता है, तो वैसे ये क्या करते हैं? ये प्रकृति में जो प्रदूषण है, प्रदूषित जल है, उसे साफ करने का काम करते हैं। ये बाढ़ को रोकते हैं और जल भंडारण को बढ़ावा देते हैं। अब किसी एक जगह पे मिट्टी में पानी रहेगा हमेशा रेगुलर, तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ पानी नीचे भी सतहों में जाएगा, नीचे सतह में जाएगा, तो उससे वाटर लेवल क्या हो जाएगा? और बढ़ जाएगा। तो इस वजह से हम इसे क्या कहते हैं? हम इसे स्थलाकृति के गुर्दे के रूप में जानते हैं। अगला पॉइंट लिखेंगे, इंपॉर्टेंट है।
इन्हें जैविक सुपरमार्केट के रूप में भी जाना जाता है। इन्हें जैविक सुपरमार्केट के रूप में भी जाना जाता है। क्या कहा जाता है? जैविक सुपरमार्केट के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि इनमें विस्तृत खाद्य जाल समृद्ध जैव विविधता और अद्वितीय पर्यावास होता है। पर्यावास मतलब यहाँ पे बहुत सारे जीव जंतु रहते हैं। दलदली क्षेत्र है तो जाहिर सी बात है यहाँ पे पक्षी भी रहेंगे, यहाँ पे घड़ियाल भी रहेंगे, यहाँ पर शेर चीता भी रहेंगे, यहाँ पे आपके छोटे छोटे जीव जंतु वनस्पति सभी रहेंगे। तो अपने आप में क्या है, ये एक जैव विविधता का क्षेत्र होता है। लिखेंगे थोड़े से महत्व, कुछ पॉइंट लिख लेंगे। आर्द्र भूमि का महत्व, पहला पॉइंट लिखेंगे। देखो ये सारी चीजें ना बहुत इंपॉर्टेंट हैं, हर एक जगह से क्वेश्चन आता है, हर फैक्ट आपको पता होना चाहिए। जितना मैं आपको लिखा रहा हूं, एक तो मैं ऑलरेडी आपको बहुत कम लिखाता हूं, फिर भी जितना मैं लिखा रहा हूं वो सब आपको पता होना चाहिए। लिखेंगे इसकी तुलना प्रवाल या वर्षा वन से की जाती है। प्रवालों को वर्षा वन कहा जाता है। आपको पीछे मैंने लिखाया होगा, नहीं लिखा है तो लिख लीजिएगा। प्रवाल को वर्षा वन कहा जाता है, समुद्र का वर्षा वन लिख लेंगे। इनकी तुलना प्रवाल से की जाती है क्योंकि इनमें पर्याप्त जैव विविधता होती है। इसमें सूक्ष्म जीव पादप, कीट, उभयचर, सरीसृप, पक्षी, मछली, स्तनधारी सभी पाए जाते हैं। सूक्ष्म जीव मछली और स्तनधारी और सरीसृप सभी पाए जाते हैं। ये कार्बन सिंक के रूप में काम करते हैं। ये कार्बन को अवशोषित करते हैं। जो धान का खेत होता है ना, वहां से मीथेन का उत्सर्जन होता है। ये भी लिख लेंगे। दलदली भूमि से मीथेन का उत्सर्जन होता है, उसमें धान के खेत सबसे प्रमुख है जो मीथेन गैस का उत्सर्जन करते हैं। लिख लेंगे। ये नाइट्रोजन सल्फर चक्र को भी नियमित करते हैं। नाइट्रोजन और सल्फर के चक्र को भी क्या करते हैं, मॉनिटर करते हैं। ये मृदा अपरदन रोकने में सहायक होते हैं। ये क्या करते हैं, मृदा अपरदन को रोकने में सहायक होते हैं। तटीय आर्द्र भूमि जो समुद्र तट के किनारे होती है, लिखेंगे तटीय आर्द्र भूमि महासागरों के कुल कार्बन भंडार का 50% वहन करता है। महासागर, अगर हमें डिटेल में पता है कि महासागर हमारी पूरी पृथ्वी में जितना भी कार्बन होता है उसका अकेले वो 50% वहन करते हैं। महासागर वो खुद से सोख लेते हैं, 25% महासागर सोख लेते हैं, और उस 25% का आधा हिस्सा आर्द्र भूमि के पास है, 1/5 हिस्सा प्रवालों के पास है, बाकी इधर उधर थोड़ा बहुत जो बच जाता है वो इधर उधर पाया जाता है। तो ये चीजें यहाँ पे तो ये याद रखना है कि प्रवाल के पास 50% है कार्बन सिंक का, और आर्द्र भूमियों के पास जो महासागर में है, स्थल वाला नहीं, अगर स्थल के ऊपर है कहीं, जैसे पंजाब में है स्थल कोई आर्द्र भूमि, तो इतना ज्यादा कार्बन सिंक का काम नहीं करेगा। लेकिन जो महासागर के पास है, तट में है, जैसे आपके यहाँ मैंने बताया सुंदरबन वाला, तो ये क्या हो जाएगा, ये आर्द्र भूमि ज्यादा अवशोषित करेगी कार्बन को। तो ये इसके क्या रहे, ये इसके कुछ महत्व रहे। अगला पॉइंट है भारत में इनका वितरण। देखते हैं भारत में इनका कहां कहां वितरण है, कहां कहां पाए जाते हैं। इनके टोटल स्थल कितने हैं, 37। अब 37 स्थल सारे आपको याद करने पड़ेंगे, सारे लिखने पड़ेंगे। कुछ तो आपको याद होंगे और कुछ आपको अलग से याद करने पड़ेंगे। पूरा मैप आ रहा है, थोड़ा सा जम्मू कश्मीर छोटा हो गया और बड़ा कर देता हूं। सारा विवाद तो यहीं का है। चलिएगा, अब जैसा बन रहा है ऐसे में ही काम चला लीजिएगा।
देखेंगे ये अपना छोटा मोटा भारत बन गया और इसी भारत के पॉइंट हमें पढ़ने हैं। अब ठीक है, ओके। देख लेता हूँ मैपिंग में पूरा आ रहा है मोबाइल में, थोड़ा सा नीचे का नहीं आ रहा है, चलिए मैं नीचे का कर देता हूँ, अब आ जाएगा। ओके ठीक है। सबसे पहले तो हम चलेंगे एक तरफ से, बात करेंगे जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर में कौन कौन पाए जाते हैं, लिखेंगे जम्मू कश्मीर में एक पाया जाता सोमोरीरी। सोमोरीरी मैं बोलते जा रहा हूं, आप लिखते जाओ, लिखने में टाइम मेरा ज्यादा खराब होगा। जम्मू कश्मीर में पाया जाता है सोमोरीरी। बूलर, बूलर झील सुना है, बूलर झील, ये भी क्या है, आर्द्र भूमि है, दलदली है। बूलर। समस्त कोट्टा, समस्त कोट सॉरी समस्त कोट्टा तो केरल में है, सॉरी इसको नहीं लिखना है, सुरिंदर लिख लीजिएगा, सुरिंदर। जम्मू कश्मीर में एक और सुरिंदर, बूलर झील, सुरिंदर, सोमोरीरी और होकसार। होकसार। इसके बाद लिखेंगे पंजाब के। पंजाब में कौन कौन से पाए जाते हैं, लिखेंगे पंजाब के हरिके, हरिके, कांजली, हरिके कांजली, रोपड़, हरिके कांजली रोपड़, नांगल, नांगल नाम सुना होगा, नांगल डैम, ब्यास, कोसोपुर मियानी, ये एक है, कोसोपुर मियानी ये एक है, पूरा कोसोपुर मियानी एक है। पंजाब के बाद आपका नंबर आता है हिमाचल प्रदेश का, लिखेंगे पोंग। हिमाचल प्रदेश में लिखेंगे, यही चाहे आप बना के आगे लिख सकते हैं, पोंग। हिमाचल प्रदेश में है पोंग। चंद्र, दूसरा चंद्र और एक रेणुका, पोंग, चंद्र, रेणुका। इसके बाद आपका नंबर आता है यहाँ पे राजस्थान का, यहाँ बीच में हरियाणा है, हरियाणा छोड़ दीजिएगा। राजस्थान में आएंगे, राजस्थान में एक केवला देव और एक है सांभर झील, दो हैं। एक केवला देव पक्षी अभ्यारण्य है, इसमें पक्षी पाए जाते हैं, और एक है केवला देव के अलावा, याद रखेंगे यहाँ पे केवला देव, यूपी के बॉर्डर में केवला देव, और एक सांभर झील राजस्थान में है। इसके बाद नंबर आता है गुजरात। गुजरात में है कच्छ। गुजरात में क्या है, कच्छ, जिसे आप नल सरोवर के नाम से जानते हैं। गुजरात में है नल सरोवर। गुजरात के बाद नंबर है महाराष्ट्र का। पहले महाराष्ट्र में नहीं था, 2020 में ही महाराष्ट्र में जोड़ा गया है। नादुर बर्ड सेंचुरी, नादुर बर्ड सेंचुरी, नादुर बर्ड सेंचुरी। कर्नाटक में एक भी नहीं है, गोवा में एक भी नहीं है, तो ये सब छोड़ देंगे, हम आएंगे केरल में। केरल में लिखेंगे अष्टमुदी, अष्टमुदी, बेम्बनाद, समस्त कोट्टा, बेम्बनाद, समस्त कोट्टा, बेम्बनाद, समस्त कोट्टा, यहां पे 3 हो गए। हाँ, इसके बाद इधर आएंगे तमिलनाडु। तमिलनाडु में है कैमिल, कैलीमेयर लिख लीजिएगा, कैमिल क्या, कैलीमेयर। तमिलनाडु में एक है, यहाँ पे बिल्कुल पॉइंट जो निकला होता है ना, यहीं पे है, कैलीमेयर करके। इसके बाद इस तरह से आपका एक डिजाइन होता है आंध्र प्रदेश का। आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश में तो एक भी नहीं है। देखते हैं उड़ीसा। उड़ीसा में एक भीतरकणिका और एक चिल्का झील, भीतरकणिका और चिल्का झील, भीतरकणिका और चिल्का झील। इसके बाद नंबर है पश्चिम बंगाल का। उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल में 2 हैं, एक है सुंदरबन और एक है पूर्वी पश्चिम बंगाल या पूर्वी बंगाल, 2 है वेस्ट बंगाल में, एक सुंदरबन और एक पूर्वी बंगाल। सॉरी, आंध्र प्रदेश में कोल्लेरू है, याद आ गया, लिखेंगे कोल्लेरू।
ये कोल्लेरू झील भी है, कल की क्लास में आएगा कोल्लेरू झील। तेलंगाना में एक भी नहीं है। इसके बाद नंबर आता है असम और मणिपुर है। मणिपुर में है लोकटक, ये लोकटक झील है, मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है नॉर्थ ईस्ट की। त्रिपुरा है, यहां पे त्रिपुरा में है रुद्र सागर, यह भी एक दलदली भूमि है। त्रिपुरा में है रुद्र सागर, त्रिपुरा में क्या है, रुद्र सागर। असम में दीपोर बिल है, असम में है दीपोर बिल, दीपोर बिल। और इसके बाद बचा आपका मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में है भोज और बाकी का बचा यूपी। यूपी में पहले एक भी नहीं थे और इस साल यूपी में एक साथ जोड़ दिए गए बहुत सारे। लिखेंगे ऊपरी गंगा ब्रज घाट से नरौरा तक, ऊपरी गंगा ब्रज घाट से नरौरा तक, ये पहले था ऊपरी गंगा। इसके बाद इसमें जोड़े गए नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य, नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य यूपी में है, नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य। पार्वती पक्षी अभ्यारण्य, समसपुर पक्षी अभ्यारण्य, समसपुर पक्षी अभ्यारण्य। सैंडी झील, सरसाई नवार झील, सरसाई नवार झील, सरसाई नवार झील और एक सैंडी। ये सब क्या है, ये सब आपके वो क्षेत्र है जो कि किसमें रखे गए हैं, जो कि रखे गए हैं आपके भारत के किस क्षेत्र में, भारत के ये रखे गए हैं रामसर साइट में आर्द्र भूमि के रूप में इन्हें शामिल किया गया है। भारत सरकार भी इसके लिए काम करती। भारत सरकार ने अब तक 115 क्षेत्रों को चिन्हित किया है, लेकिन इनकी सुरक्षा के लिए एक अंतरराष्ट्रीय संधि की गई थी, रामसर संधि। ईरान में हुई थी, ईरान का एक शहर है रामसर, वहां पे हुई थी, तो इसलिए रामसर संधि के नाम से जाना जाता है। 1971 में हुई थी। तो उसने जो अपनी सीट अपनी लिस्ट में लिखा है, जैसे आपने सुना होगा यूनेस्को में कुछ चीजें शामिल है 38, तो यहाँ भी वो जो चीजें शामिल हैं तो उन्हीं की हम बात कर रहे हैं जो रामसर साइट में भारत के शामिल किए जा चुके हैं। ये रामसर साइट के थे। चूंकि रामसर साइट आपने वितरण पढ़ लिया है, तो वितरण के बाद अगली चीज क्या आती है कि रामसर संधि है क्या। हम बार बार बात कर रहे हैं रामसर संधि, तो बात कर लेते हैं रामसर संधि। लिखेंगे रामसर संधि। क्या है आखिर रामसर संधि, लिखिएगा प्लीज जल्दी से। यह संधि प्रवासी जल पक्षियों के, यह संधि प्रवासी जल पक्षियों के, प्रवासी जल पक्षियों के आर्द्र भूमि पर्यावास के, आर्द्र भूमि पर्यावास के अपक्षीणन तथा बढ़ती हुई क्षति के बारे में, अपक्षीणन तथा बढ़ती हुई क्षति के बारे में चिन्हित देशों, गैर सरकारी संगठनों की वार्ता स्वरूप, गैर सरकारी संगठनों के वार्ता स्वरूप अस्तित्व में आई थी। कब आई थी, अस्तित्व में आई थी। कब आई थी, 1971। लिखेंगे इसे 1971 में ईरान के रामसर शहर में अपनाया गया था। इसे ईरान के रामसर शहर में अपनाया गया था। भारत ने 1985 में रामसर संधि को अनुमोदित किया था। भारत ने 1985 में रामसर संधि को अनुमोदित किया था। पहला आर्द्र भूमि दिवस 1997 को 2 फरवरी को मनाया गया था। 2 फरवरी 1997 को मनाया गया था। तब से लेकर आज तक प्रत्येक 2 फरवरी को आर्द्र भूमि दिवस वेटलैंड डे के रूप में मनाया जाता है। तब से लेकर आज तक 2 फरवरी को वेटलैंड डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता, मनाया जाता है। ओके, चलिएगा आगे लिखना है। आपने अगला पॉइंट लिखा था मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड।
बात करते हैं मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड क्या है। लिखेंगे रामसर संधि का प्रमुख यंत्र मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड माना जाता है। रामसर संधि का एक हथियार है, एक टूल्स है जो रामसर संधि के लिए काम करता है। यह उन स्थलों को रेखांकित करता है जहां पारिस्थितिकी लक्षण में हानिकारक प्रभाव पड़ता है, जहां पारिस्थितिकी लक्षण में एक हानिकारक प्रभाव पड़ता है, जैसे घट रहा हो, परिस्थिति वहां की क्या हो रही हो, घट रहा हो या घट गया हो। मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में भारत के 2 स्थल शामिल हैं। पहले 3 थे, पहले लोकटक भी शामिल था, लेकिन अब लोकटक हटा दिया गया है। अब आपका एक बचा है केवलादेव राजस्थान वाला, और एक ये उड़ीसा का चिल्का वाला। जो चिल्का है ये इसमें बचा हुआ है। सॉरी गलती हो गई, ये चिल्का हटा दिया गया है। चिल्का पहले था कि इसमें परिस्थितिकी असंतुलन आ रहा है, लेकिन अब ठीक हो गया है। लुकटक वाला अभी भी शामिल है मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में, जो कह रहा है कि यहाँ परिस्थितिकी असंतुलन हो रहा है। जो लोकटक झील है ना, इसी के ऊपर एक नेशनल पार्क भी है, केम्बुल लामजौर नेशनल पार्क। और ये जो नेशनल पार्क है इसमें सोने के हिरन पाए जाते हैं। सोने के हिरन मतलब जिनका रंग सुनहला होता है। और ये एक ऐसा नेशनल पार्क है जिसके ऊपर नाव जैसे द्वीप पाए जाते हैं जो हमेशा तैरते रहते हैं, और उन्हीं द्वीपों में हिरन दौड़ता है, जो माता सीता ने पकड़ने के लिए भगवान राम को भेजा था। तो मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड रामसर संधि के अधीन ही एक यंत्र है जो कि काम करता है, जो कि क्या करता है, लिस्ट बनाता है कि कौन कौन समस्या में है। अभी भारत के कितने शामिल हो गए, 37 शामिल हो गए हैं। ओके, अभी अगले पॉइंट पर चलते हैं। रामसर संधि के बाद आगे बात क्या करते हैं, राष्ट्रीय आर्द्र भूमि संरक्षण कार्यक्रम। नोट करके लिखेंगे, राष्ट्रीय आर्द्र भूमि संरक्षण कार्यक्रम 1985-86। ये बस यहां पे एक अलग से पॉइंट लिख लेंगे कि भारत सरकार ने इनके संरक्षण के लिए क्या किया। हमने 1985 में अपनाया, और राष्ट्रीय आर्द्र भूमि संरक्षण हमने कब बना लिया, 1985-86 में। अगला पॉइंट बनाएंगे हेडिंग से, मस्त लिखेंगे, भारत की आर्द्र भूमि, भारत की आर्द्र भूमि, डैश करके लिखेंगे कुछ पॉइंट, डैश करके लिखेंगे कुछ पॉइंट भारत की आर्द्र भूमि से रिलेटेड लिखेंगे। पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन आता है। पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन आता है। पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन आता है। भारतीय विज्ञान संस्थान और सलीम अली पक्षी विज्ञान एवं प्रकृति इतिहास केंद्र कोयम्बटूर द्वारा, लिखेंगे भारतीय विज्ञान संस्थान और सलीम अली पक्षी विज्ञान एवं प्रकृति इतिहास केंद्र कोयम्बटूर द्वारा अध्ययन किया गया। और अध्ययन में कहा गया कि आर्द्र भूमि के लिए संरक्षण, नियोजन और प्रबंधन की जरूरत है। संरक्षण, प्रबंधन, निगरानी और नियोजन की जरूरत है। आर्द्र भूमियों के लिए चुनौती है, आर्द्र भूमियां कम हो रही हैं। आर्द्र भूमि अगर कम हो रही है तो उसके लिए क्या किए जाने की आवश्यकता है। इनकी जो चुनौतियां हैं, चुनौतियों से निपटने के लिए हमें क्या किए जाने की आवश्यकता है। देखेंगे चुनौतियों से कैसे निपटेंगे, आर्द्र भूमि की जो समस्या उनको कैसे हल कर सकते हैं। नंबर 1, सूची बनाएं कि हमारे पूरे देश में कितनी आर्द्र भूमियां हैं। दूसरी बात, हम कानून बनाएं, कानून बनाकर हम लोगों को जागरूक करें कि आपको ऐसे गलत काम नहीं करने हैं जो कि हमारे प्रकृति को, जो कि हमारे पर्यावरण को हानि पहुंचाएं, जो कि हमारे पर्यावास को क्या करें, हानि पहुंचाएं। ऐसी जागरूकता लोगों में लानी है कि वो अपने यहाँ जो वेटलैंड है इनके लिए काम कर सके। तो ये चीजें हैं, आपको क्या करना है, सूची बनाना है, कानून बनाना है, लोगों को जागरूक करना है कि वो गड़बड़ ना करें। अगर हम बात करें तो जो दलदली भूमि है इसमें कोरल रीफ भी आता है, पथरीली समुद्र भी आते हैं,
बालू, गोटी, कंकड़, एस्चुरी, लैगून, मैंग्रोव वन भी इसमें आते हैं। अनूप वन, कच्छ वन, तालाब, एक्वाकल्चर, सिंचित भूमि जहाँ पे खेती सिंचाई के द्वारा होती है, अपशिष्ट पानी जहाँ हमेशा निकलता है, वो सारा कुछ इसमें शामिल किया जा सकता है। तो दोस्तों आज के लिए यहीं तक रखते हैं आर्द्र भूमि में। अगले दिन हम लोग क्या करेंगे, अगले दिन की जो क्लास होगी उसमें हम लोग अपना आगे का टॉपिक जो एक बचा हुआ है नदी, झील, तालाब, उनकी चुनौतियां क्या हैं इस पर। और एक दिन मैं पढ़ा रहा था, कुछ वीडियो में प्रॉब्लम आ गई थी तो अंक्लोस रह गया था, अंक्लोस कर लेंगे और वो हमारा इसका टॉपिक बी का लास्ट चैप्टर होगा।